देखो पहले क्वेश्चंस क्या है, नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शंस। कंज्यूमर प्रोटेक्शंस ज़रूरत क्यों है? जो हम क्वेश्चन आंसर सेशन में कंज्यूमर प्रोटेक्शंस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंज्यूमर एंड बिजनेस दोनों जो किए थे ना, उसको अगर दोनों को ही ऐड कर दोगे तो ये वाला क्वेश्चंस का आंसर तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शंस। तो देखो कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस कर रहा है तो उसका जो अल्टीमेट पर्पस है वो क्या है? कंज्यूमर ही है ना, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट तैयार करेगा, तैयार करके किसको बेचना है? कंज्यूमर को बेचना है। तो अगर कोई कंज्यूमर को कभी कोई बिजनेस ठग ले तो बाद में जाके वो तो नहीं आएगा, तो बिजनेस तो सर्वे भी नहीं कर पाएगा लॉन्ग टर्म में। तो कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस, ये जो पॉइंट्स है यही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। देख लो एक बार, बिजनेस इज ए मीन्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ये जो बिजनेस है, बिजनेस ठीक है तुम बिजनेस कर रहे हो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, लेकिन मगर बिजनेस का जो कारण है वो है वेलफेयर करना, ह्यूमन वेलफेयर करना। क्या मैं बिजनेस कर रहा हूं, वो बिजनेस से जितना भी मेरा कंज्यूमर होगा सबका भलाई होगा, ये अल्टीमेट टारगेट है कि बिजनेस का। देखो अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो जो ऑर्गेनाइजेशन है ये दो तरीके से हो सकता है ना, एक तो होता है प्रॉफिट मेकिंग, एक हो सकता है नॉट प्रॉफिट मेकिंग। मगर प्रॉफिट मेकिंग नॉट प्रॉफिट मेकिंग ये दोनों का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो ह्यूमन है, कंज्यूमर है, सबका भलाई करना। ठीक है, या तो फिर जितने भी स्टेक होल्डर्स है बिजनेस का। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स और भी कारण है। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, बिजनेस को ग्रोथ चाहिए तो सोशल जस्टिस जो करना चाहिए उसको मेंटेन करने के थ्रू। स्टेक होल्डर्स अप्रोच, जितना भी इंटरेस्टेड पार्टीज है जो बिजनेस के साथ लिंक है, सबका इंटरेस्ट को इंटैक्ट रखना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ पावर, थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप, क्योंकि हम जब कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं एक सेलर के पास से तो ऑटोमेटिकली हम लोगों का ट्रस्ट उस जगह पे रहता है कि वो चीज़ जितना पैसा मुझसे लेगा उसके हिसाब से ही वो प्रोडक्ट डिलीवर मुझे करेगा। उस चीज़ को इंटैक्ट रखने के लिए भी कंज्यूमर को प्रोटेक्शंस देना होगा। बिजनेस एथिक्स, बिजनेस का यही एथिक्स होना चाहिए कि ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम लोग किए थे ना कि कंज्यूमर्स प्रोटेक्शंस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ए बिजनेस, तो वही तो सब ये है, सेल्फ इंटरेस्ट, खुद का इंटरेस्ट के लॉन्ग टर्म में बिजनेस को रखना है। इसलिए तो ये सब कारण है जिस कारण को दिमाग में रख के ये कंज्यूमर को प्रोटेक्शंस करना, प्रोटेक्शंस देना ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद देखो राइट ऑफ कंज्यूमर, ये देखो वही चीज़ है जो 6 पॉइंट अल्टीमेटली हम लोग सीख चुके थे क्वेश्चन आंसर सेशन में। द राइट टू सेफ्टी, उसके बाद द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, द राइट टू चूज, द राइट टू बी हर्ड, द राइट टू सीक रिड्रेसल, द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, द राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, कि सही है एनवायरनमेंट भी मेंटेन करना है, ये कंज्यूमर लोग डिमांड कर सकते हैं। जैसे जो फर्निश से जो धुआं जो निकलता है ना बाहर में, तो इससे क्या होता है जो सोसाइटी है वो एनवायरनमेंट है जहाँ पे कंज्यूमर लोग रहता है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। तो ये भी मांग सकते हैं, या तो फिर ये उनका राइट है कंज्यूमर लोगों का कि तुम जो प्रोडक्शन प्रोसेस करो वो सही तरीके से करो कि एनवायरनमेंट खराब ना हो, पॉल्यूटेड ना हो। ठीक है, तो ये सब राइट है। अब ये देखो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये भी हो गया था। क्या था? एक्सरसाइज द राइट, आस्क फॉर फुल इंफॉर्मेशन, बी क्वालिटी कंसास, इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, डोंट गेट कैरिड अवे बाय एडवर्टाइजमेंट, के एडवर्टाइजमेंट जो दिखा रहा है उस हिसाब से हम लोगों को खरीदना है, एकदम से नहीं, खुद का दिमाग लगाओ। फाइल कंप्लेंट, अगर तुम ठगे हो तो उस हिसाब से कंप्लेन करो। ठीक है, उस जगह पे हम लोग सेंटेंस बाय सेंटेंस किए थे, इस जगह पे पॉइंट वाइज है, तो यही देख लेना। ठीक है, अब ये देखो मेथड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्या कैसे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एक है सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर अवेयरनेस, ठीक है, थर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन जो CII FICCI वो सब है, उसके बाद गवर्नमेंट कंट्रोल। ये 4 तरीके से ये कंज्यूमर को प्रोटेक्शंस दिया जा सकता है। ठीक है, अभी ये देखो द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं ऊपर से। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज पास टू प्रोमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ कंज्यूमर्स। इट सीक्स टू प्रोवाइड ए स्पीडी एंड सिंपल रिड्रेसल टू कंज्यूमर ग्रीवेंस, जो कंज्यूमर का कंप्लेन है, ग्रीवेंस है, उसका स्पीडी एंड सिंपल रिड्रेसल देने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लाया गया है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज स्पेसिफाइड कंज्यूमर राइट गिवन अबव, ऊपर में बता दिया कि कंज्यूमर का राइट क्या है। इट प्रोवाइड्स फॉर द सेटिंग अप ऑफ ए 3 टायर क्वासी जुडिशियल मशीनरी। अब ये
थ्री टायर मतलब क्या होता है, समझना ये सब लीगल टर्म्स को। थ्री टायर मतलब जो प्रोसीजर होगा, जो रिड्रेसल का जो प्रोसेस होगा, रिड्रेसल का जो प्रोसेस होगा वो 3 स्टेप में होगा, इसलिए बोल रहा है थ्री टायर। ठीक है, थ्री टायर कैसे, हम लोग तो सीख चुके थे ना। एक होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम, उसके बाद स्टेट कमीशंस, उसके बाद नेशनल कमीशंस। ठीक है, इसीलिए बोल रहा है थ्री टायर। अब ये क्वासी जुडिशियल का मतलब क्या होता है, देखो जुडिशियल वर्ड का मतलब होता है जो लीगल मैटर जहां पे डील होता है, दैट इज कोर्ट। ठीक है, जहां पे जज बैठते, पूरा चीज सुनते, उस हिसाब से उनका जजमेंट देता है और वही पूरा कंक्लूड कर देता है, पूरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस आ जाता है। ये जो कंज्यूमर फोरम है, जहां पे कंज्यूमर रिलेटेड जितना भी रिड्रेसल दिया जाता है, ये कंज्यूमर फोरम है, एग्जैक्ट वो लॉ, एग्जैक्ट वो कोर्ट नहीं है जो हम लोग क्रिमिनल या क्रिमिनल कोर्ट देखते हैं ना, जहां पे वो क्रिमिनल एक्टिविटी के ऊपर जितना भी जजमेंट आता है, जैसे हावड़ा कोर्ट कोलकाता में, हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, ये सब होता है एकदम 100% कोर्ट, जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशंस। मगर ये जो कंज्यूमर रिलेटेड है, दैट इज ये जो चीज है, ये सिर्फ कंज्यूमर का जितना भी कंप्लेन है सिर्फ उसको ही डील करता है, दैट इज ये कंप्लीटली वो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है ये बीच का है ना। नॉर्मल से एक ऑर्गेनाइजेशंस है जिसके डिसीजंस को कोई ना माने, और ना ये पूरा जुडिशियल जो ऑर्गेनाइजेशन उस हिसाब से है, तो ये बीच का है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्वासी जुडिशियल। ठीक है, ये बीच का है। ठीक है, मशीनरी मतलब मैकेनिज्म, जिस तरीका से इसका जजमेंट निकल के आ जाता है। इसलिए ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये क्या है, फॉर द सेटिंग ऑफ ए थ्री टायर क्वासी जुडिशियल मशीनरी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दिस मशीनरी हैज बीन ऑथोराइज टू प्रोवाइड टाइम बाउंड रिलीफ टू कंज्यूमर, ये नहीं ये 10 साल 15 साल चलता जाएगा, ये टाइम बाउंड, इतना समय के अंदर में इसका जजमेंट देना ही होगा। रेमिडीज अवेलेबल टू द एग्रीव कंज्यूमर, ये तो हम लोग पढ़ चुके थे ना, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स इन गुड्स एंड डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, सेकंड रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव गुड्स विद न्यू गुड्स ऑफ सिमिलर डिस्क्रिप्शंस, रिफंड ऑफ प्राइस बाय सेलर, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन बाय सेलर फॉर एनी लॉस सफर्ड बाय द कंज्यूमर, विड्रॉल ऑफ हैजर्डस गुड्स फ्रॉम द मार्केट एंड द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। ठीक है, ये सब था, ये सब रिड्रेसल की सबसे मिल सकते हैं कंज्यूमर को। उसके बाद देखो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी ये सब कुछ हो चुका है हम लोगों का। देखो, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मेक्स प्रोविजंस फॉर सेटिंग ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज, पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम। ठीक है, अब इसमें हम लोग सिर्फ ये सीखे थे कि जब कंप्लेन का जो वैल्यू है, उसका वैल्यू अगर 25 लाख तक हुआ, नॉट मोर देन 25 लाख, तब उसको कहां पे जाना होगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाना होगा। वो कभी भी स्टेट कमीशंस में जा नहीं पाएगा, क्योंकि स्टेट कमीशंस में अगर जाना है तो वो जो अमाउंट होगा 25 लाख से ज़्यादा होगा, मगर 1 करोड़ से कम होगा, और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा हुआ तब नेशनल कमीशंस में वो डायरेक्टली जा सकता है। ठीक है, अब ये चीज़ देखो, जो डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है ना, फोरम मतलब क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस में कितना जन कहाँ से बिलोंग करते कि इतना ये मिलके ये वाला फोरम बनेगा, वही चीज़ इस जगह पे है। थोड़ा सा देख लो, द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वेस्ट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये ममता बनर्जी बनाएगा, जो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये रहेगा। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश डिस्ट्रिक्ट फोरम इन ईच डिस्ट्रिक्ट। द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ district forum are as under. Each district forum consists of a chairman and 2 members appointed by the state government. एक chairman रहेगा, 2 members जो state government मान लो ममता बनर्जी सिलेक्ट करेगा, अपॉइंट करेगा। इट हैज़ द पावर ऑफ सिविल कोर्ट फॉर इंक्वायरिंग इनटू एनी कंप्लेन। सिविल कोर्ट के जैसे पावर है कि अगर कोई कंप्लेन आया तो उसको इंक्वायरी वो कर सकता है। ठीक है, समॉनिंग और इन्फोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ विटनेस, ऑर्डर दे सकता है कि जो विटनेस है उसको रहने के लिए, ये सब चीज़। उसके बाद क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन रिसीव कंज्यूमर कंप्लेन वर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड द कंपेंसेशन क्लेम इज नॉट मोर देन 25 लाख, से हम लोग को पहले से पता था। थर्ड, द कंप्लेन कैन बी फाइल्ड बाय ए कंज्यूमर टू हुम गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज रेंडर और एनी रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन। जिसको प्रोडक्ट बेचा गया है वो या तो फिर कोई रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन ये कंप्लेंट फाइल कर सकता है। कहां पे, ये डिस्ट्रिक्ट फोरम में। उसके बाद क्या है, ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट द डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल रेफर
the complaint to the opposite party concerned and send the sample of goods for testing in a laboratory. The opposite party is the seller, manufacturer and any organizations against whom the complaint has been filed. अब जब कंप्लेन आया उसका जो एक सैंपल है प्रोडक्ट का वो भेज देगा किसके पास, जो कंप्लेन है जिसके अगेंस्ट में कंप्लेन हुआ है उसके पास भेज देगा इसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद डी ई, द डिस्ट्रिक्ट फोरम आफ्टर बीइंग satisfied that the goods are defective or there is some unfair trade practice can issue an order to the opposite party directing him to either solve the defects or replace the goods or return the price paid. अब वो देखने के बाद अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम में ये डिसीजंस में आए कि ये जो बोल रहा है जो कंज्यूमर ये सही है, तो उस हिसाब से वो कंज्यूमर फोरम बता देंगे, डिसीजंस दे देंगे कि ये प्रोडक्ट या तो फिर रिटर्न कर दो, उनका पैसा रिटर्न कर दो, या तो डिफेक्ट ठीक कर दो, ये सब चीज़ वो बता सकता है। दैट इज रिड्रेसल उस हिसाब से मिल जाएगा। अब देखो, एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन बी फाइल टू द स्टेट कमीशन विद इन 30 डेज। बहुत अच्छी तरीके से सुनना ये सब चीज़। मान लो जो डिस्ट्रिक्ट फोरम से डिसीजन आया वो कंज्यूमर का लिए वो ठीक नहीं है, वो सोच रहे हैं नहीं ये डिसीजन डिस्ट्रिक्ट फोरम का ठीक नहीं है, तब वो जिस दिन वो डिसीजन आया डिस्ट्रिक्ट फोरम से उसके 30 डेज के अंदर में, उस डेट के बाद 30 डेज के अंदर में वो कहाँ पे जा सकता है, स्टेट कमीशंस में फर्दर वो अपील कर सकता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद स्टेट कमीशंस देख लो। स्टेट कमीशन इज अ सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड इस जुरिडिक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड टू द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट कंसर्न। इसका जो जुरिडिक्शन है जहाँ पे ये काम कर सकते हैं, इनका ऑर्डर चल सकता है, वो एक स्टेट के अंदर में वो लिमिटेड रहता है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेज डाउन द वर्किंग ऑफ ए स्टेट कमीशन एज अंडर द स्टेट कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ ए प्रेसिडेंट हु ईदर इज और हैज़ बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट। एक जन चेयरमैन प्रेसिडेंट रहेगा जो हाई कोर्ट का जज होगा, एंड 2 अदर मेंबर, और 2 अदर मेंबर भी रहेगा। ऑल 3 शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। ओनली दोस कंप्लेन कैन बी फाइल, वो 2 लाख से ज़्यादा होगा मगर 100 करोड़ से कम होगा। दैट इज 2 लाख नहीं, सॉरी 20 लाख से 20 लाख से ज़्यादा होगा मगर 1 करोड़ से कम होगा, तभी इस जगह पे डायरेक्टली एक जन जा सकता है कंज्यूमर उनका अपील लेके। द स्टेट कमीशन इज रिक्वायर्ड टू रेफर द कंप्लेंट, वही सेम प्रोसेस है, पहले भेजेगा उसके बाद उसको मिलेगा, उस हिसाब से ये स्टेट कमीशन भी डिसीजंस देगा। अब मान लो जो डिसीजंस मिल रहा है वो डिसीजंस भी अगर सही नहीं लगा कंज्यूमर को, तब वो डिसीजंस जब निकला उसके 30 डेज के अंदर में वो फिर से कहाँ पे अपील कर सकता है, नेशनल कमीशंस में वो अपील कर सकता है। एक बार पढ़ लो। एनी पर्सन हु इज एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन, एग्री मतलब जो मान नहीं रहा है कि ठीक नहीं है। एनी पर्सन हु इज एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन कैन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द नेशनल कमीशन विद इन 30 डेज। ठीक है। उसके बाद क्या है, नेशनल कमीशन। द नेशनल कमीशन इज सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कौन, नेशनल ना, नेशनल, तो ये इंडिया का बात है इसलिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करेगा। द सैलिएंट फीचर्स एंड प्रोविजंस ऑफ द एक्ट पर्टेनिंग टू द नेशनल कमीशंस आर गिवन बिलो। इट शैल कंसिस्ट ऑफ ए प्रेसिडेंट हु इज or has been a judge of the Supreme Court and 4 other members appointed by the central government। इस जगह पे सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा और 4 जन मेंबर भी रहेगा। ऑल कंप्लेंट्स पार्टेनिंग टू दोज, और इस जगह पे क्या है 1 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, और उसके बाद भी इस जगह पे भी सेम है। अगर मान लो जो नेशनल कमीशन का डिसीजन होगा ठीक नहीं लगा तो 30 डेज के अंदर में कहाँ पे फाइल कर सकता है, एपेक्स बॉडी दैट इज सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकता है। बस खत्म। बाद में जाके तुम लोग को ये ग्रेजुएशंस में मिलेगा। ये जो कॉमिटी तैयार हो रहा है ना, ये कॉमिटी के अंदर में कितना लेडी रहना है ये सब भी उस जगह पे मेंशन किया है, मगर तुम लोगों के अंदर में ये सब इन डिटेल्स में नहीं है। अब ये देखो, हु इज ए कंज्यूमर, बहुत अच्छी तरीके से सुनना। कंज्यूमर कौन है, ए पर्सन। कंज्यूमर मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स, ए पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर ए कंसिडरेशंस which has been paid or promised or partly paid and partly promised and under any system of deferred payment। मतलब क्या, एक जन जो चीज़ खरीद रहा है जिसके बदले में वो कंसिडरेशन दे रहा है या तो फिर देगा बोल रहा है, या तो फिर पार्टली दे रहा है या तो फिर पार्टली बाद में जाके वो देगा वो बता रहा है, उसको ही बोला जाएगा एक कंज्यूमर। ठीक है। अब ये देखो, द टर्म कंज्यूमर हाउएवर डज नॉट इंक्लूड, कौन कंज्यूमर के डेफिनेशंस के अंदर में नहीं आता है, डज नॉट इंक्लूड द पर्सन हु ऑब्टेन सच गुड्स फॉर रीसेल और फॉर एनी कॉमर्शियल पर्पस। मतलब बोल रहा है वो कंज्यूमर नहीं है जो चीज़ को खरीद रहा है फर्दर उसको बेचने के लिए। ठीक है, वो कंज्यूमर नहीं है, तो वो एक मैन्युफैक्चरर या तो फिर सेलर के अगेंस्ट में वो केस भी कर नहीं सकता है। उसके बाद क्या है,
ए पर्सन हु हायर्स और अवेल ऑफ एनी सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन व्हिच हैज बीन पेड और प्रॉमिस्ड, वही बात है। और बट ए कंज्यूमर डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन हु अवेल ऑफ सर्विसेज फॉर एनी कमर्शियल पर्पस। मतलब क्या, इस जगह पे प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है और इस जगह पे सर्विस कि एक जन को हायर किया है, मान लो कोई इंजीनियर को हायर किया गया है कोई एक काम करने के लिए, अब उनको पेमेंट किया जो तो फिर नहीं किया, ठीक है। तो ये जो है इस जगह पर भी जो हायर किया है काम करने के लिए कंसिडरेशन के बदले में, उसको भी कंज्यूमर के हिसाब से कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, हु इज नॉट ए कंज्यूमर, ये देखो, अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 द फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट कंज्यूमर: द पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पस, सेकंड द पर्सन यूजिंग गुड्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ द बायर, वो चोरी करके वो उसको यूज कर रहा है, तो चोरी करके यूज करेगा, उसका कुछ डिफेक्ट मिलेगा तो उसके बाद भी वो कंप्लेन करेगा और रिजर्सल के हिसाब से कंपनसेशन लेगा, ये कभी हो नहीं सकता है। पैसा दो, क्योंकि इस जगह पे क्लियर है फॉर ए कंसिडरेशंस, तो कंसिडरेशंस दिया नहीं, और कंसिडरेशन दिया नहीं मतलब बायर को पता ही नहीं है कि एक जन उसका चीज को यूज कर रहा है, तो अल्टीमेटली चोरी हुआ ना। थर्ड द पर्सन हु इज बेनिफिशियरी ऑफ सर्विस विदाउट द अप्रूवल ऑफ द हायर ऑफ द सर्विस, मतलब एक जन हायर किया और दूसरा जन उसको यूज कर रहा है, उसको कंज्यूम कर रहा है, तो जो कंज्यूम कर रहा है वो तो बेनिफिशियरी, उसको ही तो बेनिफिट मिल रहा है, वो भी कभी कर नहीं सकता है कंप्लेन। क्यों? क्योंकि जो हायर किया था उसको ही पता नहीं है कि कौन कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, द पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशंस, ठीक है। अब हु कैन फाइल ए कंप्लेंट, द फॉलोइंग कैन फाइल ए कंप्लेंट अंडर द एक्ट: ए कंज्यूमर, ठीक है, एनी वॉलंटरी, ये तो हम लोग का हो चुका था, एनी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस कंज्यूमर, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और एनी मोर कंज्यूमर्स, देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट, ठीक है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए कंज्यूमर द लीगल हियर्स कैन फाइल ए कंप्लेंट, ठीक है, अगेंस्ट द सेलर और द मैन्युफैक्चरर। अब ये कंप्लेन मीन्स द एलिगेशन से राइटिंग मेड बाय ए कंप्लेन दैट, ये पूरा चीज एक जो कंप्लेन है वो कंप्लेन के अंदर में क्या क्या चीज रहना चाहिए, जैसे जॉय का एड्रेस, जॉय का डिस्क्रिप्शन गुड्स के बारे में, जिसके अगेंस्ट में वो कंप्लेन करे उसके बारे में, ये सब कुछ चीज़ जो हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में पढ़ चुके थे वो इस जगह पे फिर से लिखा हुआ है, तो हम लोग को पता ही है। देखो, अगेंस्ट whom द कंप्लेन कैन बी फाइल्ड: ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, सेलर, मैन्युफैक्चरर, ठीक है, सप्लायर, वेदर प्राइवेट और पब्लिक और कॉर्पोरेशन ऑफ सर्विसेज, ठीक है, तीनों के अगेंस्ट में ये कंप्लेन कर सकता है कौन? कंज्यूमर, ठीक है। और कंज्यूमर कौन है ये भी पता चल चुका है। उसके बाद क्या है? रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो इट मेन टास्क क्या, वही जो एनजीओ का या तो फिर जितना भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस उनका जो काम है, रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय देम, तो वही चीज़ इस जगह पे मेंशन है। ये भी हम लोग का क्वेश्चन आंसर सेशन में हो गया था, बस खत्म पूरा चैप्टर।